ग्लोबली अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है और जब तक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है गोल्ड राजा होता है और गोल्ड ने वो दिखा दिया है। पोर्टफोलियो में 10-15% आप गोल्ड जरूर रख सकते हैं। तो आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते तो आप ईटीएफ ले लो। और ऐसा नहीं है गोल्ड में बैड ईयर्स नहीं आए हैं। गोल्ड 50% भी क्रैश किया है, 50% इन 2 years 3 years, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ 50% नीचे गिर गया। सही भाई, लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में, 2-4 क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैं आपसे पूछूंगा। तो उसमें एक क्वेश्चन था, ये कह रहे थे कि आई विल नॉट बाय म्यूचुअल फंड, आई विल बाय फिक्स एसेट्स लाइक गोल्ड, लैंड, इट्स द सेफेस्ट एंड हाईली रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या अप्रोच ठीक होती है? देखिए, गोल्ड आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का सेक्शन होना चाहिए। तो उसको खरीदने का माध्यम ईटीएफ है, आप ईटीएफ के माध्यम से खरीदिए। डिजिटल गोल्ड भी होता है पर उसमें जीएसटी लग जाता है। फिजिकल गोल्ड में फिर स्टोरेज और ये सब की स्ट्रेस भी होती है आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, अगर आप पहनने के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदिए, फिर तो आपको खरीदनी ज्वेलरी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला रियल एस्टेट बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर उस रियल एस्टेट का जो नेचर है उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगता है और आपको बहुत लंबे समय के लिए उसको होल्ड करना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ के लिए तैयार हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये भी कह रहे कि आई विल नॉट बाय म्यूचुअल फंड, क्या म्यूचुअल फंड नहीं खरीदूंगा? तो उनकी चॉइस है। ओके, ये उनकी पर्सनल उनकी चॉइस है। बट आज देखिए, आज ना आप समझिए भारत देश में अगर आप देखें तो 90% लोग 25,000 रुपये पर मंथ से कम कमाते हैं। बिल्कुल। तो उनके पास क्या विकल्प है बेचारों के पास, जहाँ कैसे पैसे बनाएंगे वो तो ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीद सकते। आज एक बेसिक ज़मीन का टुकड़ा भी 25-30 लाख से नीचे का नहीं आता, ठीक है? तो वो तो नहीं खरीद पाएंगे। या घर अगर आप सिटी में आ गए तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ तो नोएडा वोएडा साइड पे तो बहुत महंगे हो गए। तो उनके लिए क्या विकल्प है? उनके पास 5,000 हैं, 2,000 है डालने के लिए, तो वो तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, हैबिट तो बनेगी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बेटर होता है। ओके संजय भाई, इसमें गोल्ड की बात इन्होंने की थी, तो गोल्ड पे आपसे सवाल करूंगा, बिकॉज गोल्ड आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये क्या सोचा था कि गोल्ड इस तरीके से बढ़ जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या गोल्ड अभी भी वर्दी इन्वेस्टमेंट है कंसिडरिंग कि इतना बढ़ गया 1 साल में पिछले? देखिए, हम ना कोई भी चीज़ बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और ये गोल्ड के साथ हर पॉइंट पे लगा है। जब वो 25,000 हुआ था तब भी लोगों को लगा महंगा हुआ, फिर 50-60,000 हुआ और महंगा हो गया। तो गोल्ड जो है ना वो ग्लोबली जो है तब बेनिफिट देता है जब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है, वॉर होती है। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ग्लोबली वॉर चल ही रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है? कभी मिडिल ईस्ट में चल रही है, कभी यूक्रेन रशिया चल रही है, फिर बीच में इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा हो गया। तो ना ग्लोबली अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है और जब तक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है गोल्ड राजा होता है और गोल्ड ने वो दिखा दिया है। तो आपको ये नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है गोल्ड में बैड ईयर्स नहीं आए हैं। गोल्ड 50% भी क्रैश किया है, 50% इन 2 years 3 years, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ 50% नीचे गिर गया। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो रिबाउंड नहीं होता। तो गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। मैं गोल्ड को गद्दा कहता हूँ, मतलब जब पूरा सब कुछ गिर जाता है तो आपको वो गद्दे की तरह थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है। तो पोर्टफोलियो में 10-15% आप गोल्ड जरूर रख सकते हैं। ओके, 10-15% गोल्ड रखें। आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड 50% भी गिर सकता है, और बीच में ऐसी खबरें भी आने लगी थी, लोगों ने बड़ी मतलब वीडियोस ऐसी आने लगी कि हमने भी बनाई थी नहीं चलिए, आपने तो समझाने के लिए बनाई होगी, लोगों ने डराने के लिए बनाई थी कि गोल्ड 50,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। तो क्या गोल्ड में ये भी खतरा है कि इतना नीचे आ जाएगा? और प्लस जैसा आप रिबाउंड कह रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में हमने देखा 4 महीने में, 5 महीने में, ये इवन तो काफ़ी लंबा पीरियड था कि जब मार्केट रिबाउंड हुई, टाइम लगा इस बार, लेकिन गोल्ड में क्या इतना ही टाइम लगता है? गोल्ड में और ज़्यादा टाइम लगता है रिबाउंड होने में वापसी? देखिए, अगेन को कंप्लीटली डिपेंड करेगा ग्लोबल सिनारियोज क्या है, ठीक है? अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़ गए तो गोल्ड को फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर लोग गोल्ड से पैसा हटा के बॉन्ड्स खरीद लेंगे, सरकार के बॉन्ड्स खरीद लेंगे। तो गोल्ड मोहताज है अनसर्टनिटी का, और इस टाइम पे देखो टाइम्स अनसर्टन है। कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह सकता कि क्लियरली सर्टेनिटी के साथ चल रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नुकसान बीच में होता ही है, वॉर होता ही है, युद्ध होती है। तो मैं इसलिए गोल्ड में 10 से 15% इन्वेस्टमेंट रखता हूँ। गिर गई तो गिर गया, 10-15% नीचे भी गिर गई तो इतना फर्क नहीं पड़ता। और संजय भाई, हमारे घरों पे हमने देखा कि इमोशनल अटैचमेंट भी है गोल्ड के साथ, बहुत पुराना अटैचमेंट है, लेकिन वो अटैचमेंट वो फिजिकल गोल्ड के साथ जी, कि जो हम पहनते हैं, ये सब चीज़ें होता है घर पे। और अगर घर पे समझाया कि नहीं आप इस तरीके से कर लो, तो वो कहते हैं ये कौन सा गोल्ड है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब एक बड़े लोगों में तो ये तरीका भी है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है, उनकी नज़र में फिजिकल गोल्ड बड़ा है, लेकिन असल में वो उतना नहीं बड़ा है जितना डिजिटल, जिस तरह से डिजिटल गोल्ड में हमें चीज़ें मिलती है। तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं कहता हूँ जो सहूलियत जो समझ आए वो कर लीजिए। अगर आपको फिजिकल गोल्ड पे पैसा डालना है तो आप 1 ग्राम से नीचे तो ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो यानी आपका 10,000 रुपए के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। पर अगर आपके पास है ही 1,000 रुपए तो आप क्या करोगे? फिर आप कैसे गोल्ड ले लोगे?
तो आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते, तो आप ETF ले लो। 9 रुपए में ETF मिलता है, 10 रुपए में ETF मिलता है, यानी कि आप 10 रुपए में गोल्ड पे पार्टिसिपेट तो कर सकते हो ना, कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो कर दिया। गोल्ड के रेट्स के हिसाब से आपका ग्रोथ और या फिर जो भी लॉस होगा, जो भी होगा। तो ठीक है, पुराने बड़े बुजुर्गों को था कि मेरे हाथ में, उनको तो हर चीज अपने हाथ में चाहिए थी। जमीन का कागज मेरे हाथ में होना चाहिए, पहले तो शेयर्स के कागज मेरे हाथ में होने चाहिए, फिर वो भी डिमटेरियलाइज हो गए। तो चलेगा, धीरे धीरे ट्रेंड्स बदलेंगे, यंगस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रेंड्स जरूर बदलेंगे इसमें। बिल्कुल। संजय भाई, एक क्वेश्चन आया, इन्होंने कुछ लिखा नहीं अपने बारे में, बताया नहीं सिचुएशन, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, 15 साल मेरा गोल है, मैं अचीव क्या कर पाऊंगी, प्लीज रिप्लाई। इन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया इसमें कि उनको क्या पहला स्टेटमेंट क्या था उनका? कि मेरी काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, 15 साल मेरा एक गोल है, मैं क्या अचीव कर पाऊंगी इस वक्त में। ये तो बहुत ही इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, पर अगर आपके पास 15 साल की अवधि है तो आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। और मतलब अगर आप 10,000 भी डालेंगे तो 15 साल में यू शुड बी सिटिंग ऑन अ गुड 80-90 लाख रुपीज़ ऑफ कॉपर्स, अगर अच्छे से इन्वेस्ट हो गया तो ये है। बट इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड करना एग्जैक्टली वो लगा मेरे को उसमें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सर 20% गिरने के बाद बहुत डर लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। ये बिल्कुल इन्होंने लाजमी बात करी है, सही बात करी है। और इसीलिए आपको जो है पहले ना अपना रिस्क एवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना लाल देख सकते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 30% क्या, मैं 50% लाल भी देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना आपने देखा है, देखा भी है, कैपेसिटी भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, ठीक है, और गोल्स लंबे। पर एक व्यक्ति जो आज मार्केट्स में घुस रहा है वो इतना लाल नहीं देख सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी का पोर्शन कम कर देना चाहिए। अब समझिए, अगर उसने 1 लाख रुपए डाला था, मैं उदाहरण लेता हूँ, और उसने 80,000 रुपीज़ बॉन्ड्स में डाले थे या FD में डाले थे, तो वो तो लाल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब बचा था 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये 20% गिर गया तो कितना लाल हुआ? 4,000 ही तो लाल हुआ। यानी पूरे पोर्टफोलियो में, 1 लाख के पोर्टफोलियो में वो 4,000 रुपये लाल हुआ। उतने में उसको डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। पर यही अगर उसने सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया होता और उसमें लाल देखने की क्षमता नहीं होता, तो 20% लाल पे होता। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप कितना लाल देख सकते हो पहले ये डिफाइन कर लो। मेरे क्लाइंट से भी पहला क्वेश्चन यही होता है कि पहले ये बताओ लाल कितना देख सकते हो, गोल बता दो और लाल बता दो, उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। फिर वो बोलते हैं, अरे सर इतने तो हम पैसे डाल ही नहीं सकते जितने आप बोल रहे हो गोल अचीव करने के लिए। मतलब भाई देखो, आपका गोल ये है, आप लाल ज़्यादा नहीं देख सकते तो इक्विटी में डाल ही नहीं सकता। फिर कल को आप नाराज हो जाओगे, यार मेरे तो बहुत पैसे लॉस हो गए, फिर आप आप टिकोगे नहीं इन्वेस्टमेंट पे। सो आप लाल कितना देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लाल आप देख सकते हो 2% का पैसा आप डाल देते हो स्मॉल कैप में, ऐसे कैसे चलेगा भाई? वहाँ तो देखना पड़ेगा भाई, 20-20, 25-25% लाल देखना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ में कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि कहते हैं यार 50% भी लाल देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है रिस्क, तो कैसे फिर आप उनको कैसे? देखो, एक बड़े अलग तरीके के लोग होते हैं, एंड देखिए सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अभी जैसे एक क्लाइंट मिले, उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में 54 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं। अरे मतलब जब भी हर क्वार्टर में जो भी टॉप परफॉर्मिंग फंड था वो खरीद लिया। चलो अभी ये अच्छा, ये मिड कैप पे अब ये अच्छा कर रहा है, ये खरीद लो, अभी ये स्मॉल कैप पे अच्छा कर रहा है। तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को ना जू मेंटालिटी होती है, मतलब उनको जू जैसे भरा होता है ना जानवरों से, वैसे इन लोग का पूरा जू बना होता है म्यूचुअल फंड का। तो उनका फिर हमने ठीक करवाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, विच इज़ ओके, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट पे स्टे करने के लिए। कि कभी मार्केट्स खराब होती है, फिर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ले तो वो आपको, यार तू चिंता मत कर यार, चलेगा। पर है ना, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन से फंड्स खरीद रहा है आपके लिए, वो फंड्स आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ज़रूर देख लीजिए। मैंने ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखी, और लोग मेरे पास आए जो ऑलरेडी कहीं डिस्ट्रीब्यूटर पे थे और मेरे से बात करी, तो मैंने ये देखा कि शायद उनके रिस्क प्रोफाइल को और उनके गोल को समझा नहीं गया है बिफोर क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो। रैंडमली बोल दिया, अच्छा आप इस पे डाल दो, आप इस पे डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो आई थिंक ये एक दूसरा मैंने गलती देखी है। और तीसरा, मैंने कुछ ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जिनकी एक्सेल शीट मैंने मंगा ली, मतलब यार अब ये एक्सेल शीट तो मेरे को दे दो यार, मैं इसको यूज़ करूंगा। इतनी बढ़िया तरीके से पूरा उनको पता होता है मेरा कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, मतलब उनकी एसेट रजिस्टर, उनकी लायबिलिटी रजिस्टर, उनका इनकम रजिस्टर, उनका एक्सपेंस रजिस्टर, सब कुछ एक्सेल पे बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। उनको क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए, उनका क्या है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब ऐसे तरह के क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं। फाइन। संजय भाई, अभी आपने कहा कि कुछ आपके पास क्लाइंट्स आए जिनके पास 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, तो आइडियली एक बंदे को कितने म्यूचुअल फंड होल्ड करने चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक रफ फिगर अगर आप कुछ दें? एक गोल के पीछे 3 से 4 म्यूचुअल फंड। ओके,
अगर आपने गोल बना लिया है, उस गोल के लिए 3 से 4 म्यूचुअल फंड से ऊपर नहीं होना चाहिए आपके पास, बस। फाइन। सही भाई, अभी एक और चीज़ आती है क्वेश्चन में कि इनिशियली जब बंदे जॉब स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 24 साल में स्टार्ट की, 22 साल में स्टार्ट की, तो तब उनको रहता है ठीक है सबसे पहले कमाई से हम लोग जनरली फ़ोन ले लेंगे हम, कुछ आगे चल के 4-5 साल के बाद एक गाड़ी ले लेंगे हम, और जब 35-36-37 इधर आते हैं, जब बड़े खर्चे आने लगते हैं, तब समझ में आता है यार इन्वेस्ट भी तो करना था, इन्वेस्ट तो करना था, राइट। है ना। और तब आके दिक्कत ये होती है कि अब क्या करें। तो ये आप बताएं कि इस तरीके की चीज़ें क्यों होती है, हम लोग पहले क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अगर हम लोग कमाने लग गए तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक्चुअली हम क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं अरे यार देखो ना अंबानी कितना खर्च कर रहे हैं, ये लोग कितना करते हैं, ऐसे देते हैं वैसे। आपको रियलाइज करना होगा कि जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले 15 साल गाड़ी नहीं ली थी, और आपको पहले 15 महीने में गाड़ी चाहिए। मतलब वो आदमी 15 साल वेट करने को तैयार था जो एंटरप्राइज बना रहा था इतनी बड़ी, और आपने जॉब ज्वाइन करी है और आपको 15 महीने के अंदर गाड़ी चाहिए। तो ये तो फिर आप पीछे हो जाओगे ना भाई। फाइनेंस रूल बड़ा सिंपल है, अगर आपकी बाल्टी में जितना बड़ा छेद होगा उतना बाल्टी जल्दी खाली होगी। तो आप छेद बड़े करते रहोगे, उसमें EMI के छेद डाल दोगे, आईफोन खरीद लोगे, फिर गाड़ी खरीद लोगे, फिर बाइक भी खरीद लोगे, फिर घर भी खरीद लोगे, फिर सब कुछ ही कर लोगे, तो फिर आप भरोगे कैसे उस बाल्टी को। जो भी आप डिसीजन, देखिए हम क्या, एक है ना रेशियो होता है इसको हम कहते हैं डेट टू इनकम रेशियो। अब डेट टू इनकम रेशियो का मतलब ये है अयाज भाई कि आपने समझिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है उदाहरण के तौर पे महीने की, 30,000 आपका घर का EMI जा रहा है, 15,000 आपका फ़ोन का EMI जा रहा है, 15,000 आपका गाड़ी का EMI जा रहा है, तो 60,000 रुपये जा रहा है। बिल्कुल। यानी आपका डेट टू इनकम रेशियो हो गया 60%। ठीक है, अब ये 1 लाख कमाने के लिए आपको 30 दिन काम करना है, तो 60% यानी 18 दिन आप बैंक की नौकरी कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप एक तो नौकरी कर रहे हो, ऊपर से उसमें से 18 दिन बैंक की नौकरी कर रहे हो, सिर्फ 12 दिन आपके पास है। फिर आपको सरकार को भी पैसा देना है टैक्स के फॉर्म में, फिर आप GST भी पे करते हो, वो भी सरकार को जा रहा है। तो अगर आप नेट अपनी सेविंग देखोगे आप कहीं भी नहीं रह जाते। पर ये चीज लोगों को समझ ही नहीं आती। तो डेट टू इनकम रेशियो आपका जो है वो 15-20 चलो 25% तक समझ आता है कि चलो इस रेंज में है, चलो ठीक है, आपको लाइफ भी जीनी है, अच्छे से क्रिएट भी करना है। पर अब पहले दिन आपकी तनख्वाह चालू हुई है और आप अपने ऊपर उधार का बोझ डाल रहे हो। अरे पहली इनकम चालू हुई है, आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालो। नहीं जी, पहले दिन उधार लेंगे ठीक है। यही रहता है। सही भाई, इसमें मान लीजिए आप हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, काफ़ी चैनल्स आपके हैं, और प्लस आप और मतलब व्यूज़ बहुत सारे आपके वीडियोस पे आते हैं, रील्स आपकी इतनी पॉपुलर होती हैं उस पर, मैं लिंक्डइन तक पे आपको देखता हूँ। तो ये चीज़ कर रहे हैं, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो और भी एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, फाइनेंस कोच हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ देखते हैं, जब भी डेटा आता है कि SIPs जो है वो 2-3 साल के अंदर बंद हो जाती हैं बहुत सारी। तो एक तरफ आप लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जाइए, पैसा बनाइए, एक गोल भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ आ रही है कि SIPs 2-3 साल से ऊपर चलती नहीं है। तो ये कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए ह्यूमन नेचर तो ह्यूमन नेचर ना, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, रिजल्ट्स देख के बड़ा अच्छा लगता है, वो कैलकुलेटर देख के बड़ा अच्छा लगता है, अरे 10,000 डालूंगा तो 1 करोड़ बन जाएगा, बहुत अच्छा मजा आता है। पर जब वो हल्का सा झटका लगता है तो फिर आप हिलने लग जाते हो कि यार मैं क्या करूं। ये तो वही बात होगी ना, किसी ने बोला यार 2 दोस्त रात को बैठे हैं, अब जॉब से परेशान है, बोले यार जॉब कल रिजाइन कर रहे हैं और हम स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप चालू करी, 3 महीने बाद समझ आ गई भाई ये तो अपने काम की नहीं है। टाइम तो लगता है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो 5 साल आपको लगते हैं पहले स्टेबलाइज होने को। पर नहीं जी, हमारे पास तो पेशेंस ही नहीं है। देखिए पेशेंस का गेम है, और इसलिए देखिए वॉरेन बफेट का एक कोट जो होता है मास्टर क्लास ही होती है। कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यही है। तो यानी जो इम्पेशेंट होगा उससे पैसा उठाया जाएगा, और पेशेंट जैसे हमारे लोगों को दे दिया जाएगा। तो जितने लोग SIP बंद करके जाते हैं, मैं तो वो मेरी कमाई करा के जा रहे हैं। तो अच्छा मैं बता भी रहा हूँ मत करो। बिल्कुल। अभी पीछे जब मार्केट्स गिरी तो SIP क्लोजर रेशियो 100% से ऊपर चला गया। मतलब जितने लोग आ रहे थे उससे ज्यादा लोग जा रहे थे। अभी पिछले महीने ये रेशियो वापस 80% के आसपास आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। अरे ये कैसी बात हुई यार, जब मार्केट नीचे जा रही थी एट दैट टाइम द क्लोजर रेशियो शुड बी द लोएस्ट। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को ज्यादा खरीदना चाहिए उस टाइम, पर नहीं, अब नहीं है तो नहीं है। अब यही तो कोशिश है याज भाई कि कोशिश करते रहें। मतलब बट मेरे एक संजय से या एक इन्फ्लुएंसर से, अच्छे इन्फ्लुएंसर से मेरे को लगता है लाखों लोग लगेंगे इस पूरे हुजूम को, कहते हैं ना जैसे, समझाने को बहुत एफर्ट लगेगा। सिर्फ एक थ्योरी और आती है इसमें कि जब लोग SIP कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं काफ़ी, हमने देखा पिछले 4-5 साल में जो डेटा आता है,
इसमें लोग ये कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगता है, जब ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है, तो फिर उसकी ना इतनी वैल्यू नहीं रह जाती, फिर वो उसमें इतने रिटर्न्स नहीं मिलते, बहुत कम हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब वो लोग कम लोगों को पता होता है तब उसमें ज़्यादा रिटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल जब आप इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट स्टार्ट किया होगा इन्वेस्टिंग, तब बहुत कम लोग थे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन अब जब इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, सब कॉमन हो जाएगा, तो उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। ये एक थ्योरी आती है, इस पे क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि ये गलत थियरी है। उसका रीज़न ये है कि आपको रिटर्न्स चेज ही नहीं करने। ओके, मैंने कहा ना, अपेक्षा कम रखनी है आपको लंबे समय रहना है मार्केट। अब आप बोलेंगे कि मार्केट 10% रिटर्न भी नहीं देगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी कैलकुलेशन 10% के हिसाब से करो, आप रिटर्न्स क्यों चेज कर रहे हो? आप देखो 10% अगर मार्केट रिटर्न दे पाती है तो मेरे कितनी की एसआईपी लगेगी, कितने समय के लिए लगेगी, आप वो करो और भूल जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि आप रिटर्न्स एक ही जगह मिलेंगे, वो है कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां रिटर्न्स मिलेंगे। यानी अपनी नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपके व्यवसाय में आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपके फ्रीलांसिंग में आपकी इनकम बढ़ सकती है। उसके लिए स्किल्स पे एफर्ट डालना पड़ेगा, वो कोई डालना नहीं चाहता। यस भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं दुबई के एक बिलियनियर फंड मैनेजर से मिला और वो कह रहा है लोगों की अपेक्षा 8% 10% है। और वो दूसरी बात भी उसने कही, उसने बोला है कि मैंने बोला यार 20-25% तो होती थी अपेक्षा। बोलते 20-25% उन लोगों की अपेक्षा होती है जिन पे पैसे नहीं होते। पॉइंट कह रहा है, बिल्कुल सही। जिनके पास पैसे नहीं होते वो 20-25% की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। ये जिनके पास पैसे ना वो नहीं लगाते, वो अपने बिजनेस में बिजी हैं। उनको पता है ये पैसा साइड में काम कर रहा है, 8-10% देगा तो भी चल जाएगा। सो इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, यू हैव टू क्रिएट वेल्थ थ्रू एक्टिव इनकम, एंड देन यू हैव टू प्रिजर्व वेल्थ, एंड देन यू हैव टू कंपाउंड वेल्थ। ये 3 स्टेप्स आपको करने पड़े। पहले आपको कमाई बढ़ानी है, अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, और सेविंग्स बढ़ा के अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, और इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक काम करने देना है। दैट्स इट। इतना सिंपल फ्रेमवर्क है ये। इसमें 2 चीज़ मेरे को क्लियर हुई। एक तो आपकी क्लैरिटी मेरे को समझ आया संजय भाई कि अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आप पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, अपने स्किल्स बढ़ाओ। इस पे आप बहुत क्लियर हैं, इस पे आपसे पहले भी बात हुई, इस पे अभी भी आपने 2-3 बार इसके बारे में बात की। दूसरी चीज़ मेरे को एक और क्लियर हुई इसमें जो आपने बात की, वो ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत पैसा कमाना है और ज़्यादा रिटर्न कमाने हैं, और वो एसआईपी वगैरह उनकी कमी है उस हिसाब से, तो एक उनकी साइकोलॉजी मेरे समझ में ये आ रही है कि भाई वो यहाँ भी वो चाह रहे हैं कि वो आराम से बैठे रहें, हाँ, है ना? बिल्कुल। और बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं करना, और लेट द मार्केट डू एवरीथिंग। Yes, yes. मैं बढ़ाऊंगा नहीं उसे, हाँ, मुझे काम स्टेप अप करके नहीं करना, step up नहीं करना। बिल्कुल। तो ये आई थिंक ये इम्पॉसिबल है, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें नहीं निकलती नहीं हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, शी हैज़ अ इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़ अ मंथ ठीक है, एंड एसआईपी ऑफ 50,000 अ मंथ। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने बोला यार ये क्या बात हुई यार, तुम 5 लाख कमा रहे हो महीने, एटलीस्ट 1.5-2 लाख की तो एसआईपी करो यार। बचा हुआ पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में, एफडी में जा रहा है यार। मैंने तेरा इमरजेंसी फंड बन चुका है, तेरे पास घर है, यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मनी? नहीं, वो एफडी कर दी। क्यों कर दी? एक पॉइंट के बाद आप एफडी में मत डालो ना पैसा। आपका इमरजेंसी फंड बन गया है, चलो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का आपने पैसा जमा कर लिया, अब तो डालो मार्केट में। नहीं डालना। फिर वो रोते हैं, अरे यार हमारे तो पैसे नहीं बने। कैसे बनेंगे यार? आप 5 लाख, अच्छा अब 5 लाख जिसकी इनकम है, वो उसके लाइफ के गोल्स भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। वो थोड़ी कोई अपनी छोटी गाड़ी 8-10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा, वो 25 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा, 30 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट भी बेटर करना है, ताकि आप इन्वेस्ट बेटर करेंगे तो वो कॉर्पस तैयार होगा उतने तरीके का। सो आई थिंक पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट स्टेपिंग अप। आपको अपनी एसआईपी को स्टेप अप भी करना है। मैंने जब एसआईपी स्टार्ट की थी तो वो शायद 2-3 हज़ार रुपये की एसआईपी थी, जाते जाते वो 3 लाख की एसआईपी हो गई। इतनी एसआईपी करी हमने। तो वो स्टेप अप किया। अगर मैं नहीं स्टेप अप करता तो मैं आज कहाँ फाइनेंशियली फ्री हो पाता? कमाई बढ़ी, हमने स्टेप अप कर दिया।